चलो चालू क्या। नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग सेशन चल रहा है। सबको गुड मॉर्निंग, सबको, ऑल ऑफ यू को। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अपन चल कहाँ रहे थे मेरे हिसाब से। अगर मैं साइंस की सेशन की, फिजिक्स वाले सेशन की बात करूं तो कल मैंने आपको लास्ट एंड फाइनल गति के समीकरणों पे छोड़ दिया था कि मैंने कहा कि आपको गति के समीकरण के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अपन काम की बात पे आते हैं। कल मैंने आपको लास्ट एंड फाइनल छोड़ा, उस जगह मैंने एक बात बोली आपसे दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों देखो, सुनो, देखो, एक तो आप सिंपल रूप से ये याद रखते हो गति के समीकरण, ठीक है दोस्तों, आप सबको पता होते हैं। लेकिन क्या किया दोस्तों, पिछली बार सबने गति के समीकरण तो रट लिए, मगर कुछ बातें थी वो ध्यान नहीं दी। मैं आपको बताऊं क्या, और यही गलती की। ये गति के समीकरण है, आपको सबको पता है। एक होता है, मैंने कल भी लिखा था कि v बराबर u प्लस AT, क्लियर। एक मैंने कहा था s दूरी निकालने का है कि ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्लियर। और एक मैंने आपको लिखा था कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीन गति के समीकरण थे, सिंपल रूप से आपको ये पता होते हैं, सबको ध्यान होता है। लेकिन यहां याद रख लेना कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से गिर रही हो या आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, वहां स्थिति ध्यान रखनी होती है। वहां स्थिति क्या होता है, या तो आप इसी में दिमाग लगाओ, ठीक है, या मैं आपको एक बात करूं तो आप तो एक काम करो दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से मैं करता हूं तीन तरह से गति के समीकरण। ये सिंपल तरीका है। एक, मुक्त रूप से, सेकंड बोल रहा हूं, मुक्त रूप से मतलब ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ दिया, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए, गति के समीकरण। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, यह बात हमेशा दिमाग में रख लो यार, कि यहां आप सबको पता है, कल भी बता दिया, यह त्वरण है। एक बात हमेशा ध्यान रखोगे कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर फेंको, उस स्थिति में क्या काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो वस्तु के जो वेग में परिवर्तन होगा उस स्थिति में वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा। उस स्थिति में ये ए नहीं रहेगा दोस्तों, ए की जगह क्या हो जाएगा, जी। ऐसी स्थिति में एक बात तो याद रखोगे, ए बराबर किसके होता है, जी के। बात तो एक ही है, दोनों ही गुरुत्वीय त्वरण है, लेकिन बात यहां ए का यूज नहीं करते, ऐसी स्थिति में जी का। लेकिन मैं कुछ समीकरण लिख रहा हूं, वो बात सुनो। अगर आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, क्लियर, उस स्थिति में क्या होगा मुझे बताओ। ऊपर से जब नीचे गिर रही है तो इस स्थिति में u का मान कितना होगा, 0। अरे होगा कि नहीं होगा, सोच लो। कोई वस्तु मीनार के ऊपर रखी है, मैंने उसको नीचे, तो प्रारंभिक वेग तो उसका 0 ही है। अरे है कि नहीं दोस्तों, है ना, क्लियर। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं, आप देखो इधर से देख लो, आप इधर 0, ये 0 तो ये दोनों 0, और ये 0 तो ये 0, तो इसका मतलब आप कैसे याद रखो, ऐसी स्थिति में आप समीकरण को ऐसे लिखो। अगर गति का समीकरण क्या होगा जब ऊपर से गिर रही हो, तो आप कहोगे v बराबर GT के होगा। ये 0 हो गया तो AT की जगह क्या लिख दिया, GT। और S बराबर क्या लिखोगे, हाफ GT स्क्वायर लिख देना, क्लियर। कोई नहीं, u 0 तो ये दोनों 0, तो केवल क्या बच गया, हाफ GT स्क्वायर। और ऐसी स्थिति में क्या कहोगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 0 हो गया, तो आप क्या लिख दोगे, 2GS। बहुत सुविधा की चीज बता दी दोस्तों। पिछली बार तुम यही गलती कर रहे थे कि तुमको गति के समीकरण आते ही तुमको ये तो पता था कि गति का समीकरण ये होते हैं, लेकिन ये भूल गए कि कौन सी स्थिति में कैसे लगाना है, ये भी ध्यान रखना होता है। क्लियर, क्लियर भी बात। अगली बात सुनो, अगर आपसे कहे, दूसरी बात सुनो, तीसरी बात। और एक मैंने कहा कि अगर किसी वस्तु को, तीसरी बात, नीचे से ऊपर फेंकने पर,
नीचे से ऊपर फेंकने पर गति के समीकरण, किसके? गति के समीकरण, किसके समीकरण? गति के। तो आप क्या कहोगे दोस्तों, इस स्थिति में क्या होगा? अब देखो सुनो, इस स्थिति में क्या होता है, ये आपको पता है कि दोनों ही स्थिति हो, चाहे ये हो, दोनों ही स्थिति में आपको पता है नीचे से ऊपर फेंको या नीचे ऊपर से नीचे हो, तो उस स्थिति में आपको पता है ए बराबर तो जी की होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण, अगर मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन काम की बात यह है कि नीचे से जब ऊपर फेंक रहे हो तो उस स्थिति में नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल रहा है, तो उस स्थिति में प्लस नहीं रहेगा दोस्तों, यहां क्या रहेगा? माइनस रहेगा। और ऐसी स्थिति में इस समीकरण को कैसे लिखोगे? इस समीकरण को आप ऐसे लिखोगे, v बराबर u माइनस जी टी। माइनस लगा देना अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, ध्यान रख लो। s बराबर क्या लिखोगे? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सेम है। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। देख लो, कुछ नहीं किया है। अब आप रटने की कोशिश मत करो, रट तो आप इसी को लो, बस इतना सा याद रखो, जब ऊपर से नीचे गिरे तो ये लग जाएंगे, और जब नीचे से ऊपर फेंको तो ये लग जाएंगे। और पिछली बार ये आपकी, आप उठा के देखो, एनसीईआरटी बुक के अंदर ये दे रखा है, या इस साल की जो अपने आप, जैसे यहाँ की आरबीएसई बुक के अंदर भी दे रखा है, आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और आपने क्या कर दिया? सब उल्टा पुल्टा कर दिया। बात तो समझ में आई नहीं आपको क्या पूछने वाला है वो, तो आपने उन गलतियों को दोहरा दिया कि आपसे क्या पूछ रहा है, ये तो आपने देखा होगा। क्लियर? जैसे मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बोलता हूं, देखो समझ लो एक बात, क्या हुआ, मैंने कोई एक सवाल आपके सामने रखा, सुनो। एक पत्थर को मीनार से गिराया जाता है। मीनार, कोई ऊंची मीनार है, उससे मीनार से गिराया जाता है, गिराया जाता है। जाता है तो वह 40 मीटर की दूरी तय करता है। आपको ऐसे सवाल आएंगे, मैं बात करूं, दूरी तय करता है तो चाल ज्ञात करो। चाल बोलो या वेग बोलो, बात एक ही है यहां। चाल ज्ञात करो। हाँ दोस्तों करो, चलो आपकी तो एग्जाम नजदीक है, तो मुझे बताओ इस सवाल को करके क्या करोगे आप? आंसर जल्दी दो, आंसर कौन देता है देखता हूं मैं, जल्दी बताओ। सवाल छोड़ दिया आपके पास। आप समझ रहे हो ना, चाल, वो पत्थर नीचे गिर रहा है, उसकी चाल याद करनी है आपको। बताओ मुझे क्या करोगे? किसी को दिक्कत है?
बोलो बोलो। 20√2 784 784 784 क्या है दोस्तों? अब देख लो, इधर चाल ज्ञात करनी थी। इधर आ जाओ, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, इधर आना तुम। इधर एक पत्थर नीचे गिर रहा है, इसका मतलब मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है। क्लियर? क्या पूछ रहा है तुमसे क्या दे रखा है उसने सवाल में? देखो आप क्या दे रखा है सवाल में, 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो उसकी चाल ज्ञात करो, उस पत्थर की चाल बताओ क्या होगी। तो मुझे बताओ, दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है? दूरी, ये दूरी दे रखी है। अब चाल निकाल रही है। अब आप देखो, एक बात सुनो, सवाल आप एग्जाम में क्या करते हो, उठा के देखो पहले, इधर दो, मैं इजी लिख दूं। क्या इससे निकाल सकते हो? क्या फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि जी और टी दे नहीं रखा। क्या दूसरे से निकाल रखे हो? आप कहोगे दूरी दे रखी है, मगर आपको क्या निकाल रही है? चाल। इसमें कोई चाल दे रखी है, बेग वगैरह, चाल या बेग नहीं। अब इधर आ जाओ, b²/2gs क्या चाहिए था? जी का मान फिक्स था, एस हमको दे रखा था, ये निकाल दिया, तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्या? अरे बोलो, किसी को दिक्कत आएगी क्या? तो आप मुझे बताओ, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया यहां क्या, कि v² बराबर होता है 2gs। क्लियर है दोस्तों? अब मेरी बात सुनो, v बराबर मैं लिख सकता हूं कि √2gs। क्लियर है बात? सही। तो v बराबर मैंने किया √2 इंटू जी का मान सवाल के लिए क्या लिख लो, 10 इंटू ये कितना आ गया, 40। अरे बोलो, क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, अगर इसको आप हल करते हो तो कितना आता है? तो v बराबर आप लिख दोगे √800। बोलो, और v बराबर लिखोगे तो मेरे हिसाब से लगभग कितना आएगा? 28 आएगा मेरे हिसाब से। करके देखो, 2 4 2 आया, और फिर मेरे हिसाब से 8 बार जाएगा। 28 आंसर आता है कि नहीं आता है? बताओ भरत, बताओ। संदीप मीना, मुझे बताओ, इसमें यहां कैसे, वो कह रहा है सेकंड से भी निकाल सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ, सेकंड में दूरी तो दे रखी है, मगर तुमको वेग निकालना है, या वेग कैसे निकालोगे दोस्तों? ऐसे नहीं, ये देखो क्या दे रखा है, क्या निकालना है, आपको थर्ड ही लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। 28 ही आएगा। (20√2 होगा क्या? अरे क्या होगा? 20√2 होगा। क्या बोल रहे हो सब? सर 10 कहां से आया? अरे भाई, ये इधर आओ पहले, इधर आ जाओ। इधर ये जी है। अरे क्या है जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है। आप सवाल करने के लिए मैंने कहा कि 9.8 क्यों मान के चलते हो? 9.8 की जगह क्या लिखोगे? 10। आप बार बार ये कैसे कर रहे हो कि जी कहां से आया? आपको कल भी किसी ने पूछा था 10 वो कहां से आया? अरे बताओ क्या हुआ? समझ में आया? तो कहने का मतलब आपको लास्ट एंड फाइनल क्या मिला? √800 ही तो मिला। ठीक है, बस और क्या करना था? तो ये देख लो, अब ये देख लो भाई क्या आएगा मेरे हिसाब से, इतना 28.2 मीटर प्रति सेकंड। मुकेश पटेल, लगभग इतना ही तो आएगा दोस्तों, यही तो मैं कह रहा था, लगभग मेरे हिसाब से 28 ही तो आएगा। अगर मुझसे पूछा जाए क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड आएगा। मुकेश पटेल, अरे बताओ राम सिंह, ये क्या तुम शब्दों ने कैसे चक्कर में पड़ गए? अरे क्यों, तो इतना क्यों करते हो संदीप? आप टाइम निकाल लेंगे, टाइम निकाल के वो कर लेंगे, ऐसा क्यों करते हो? देखो एक और सवाल देखो, इधर आ जाओ। चलो इसी सवाल को मैं ऐसे कर दूं। ये पिछली बार बहुत गलतियां हुई हैं दोस्तों, यही। अभी तो मैंने, आपने पता क्या है,
आपको ऐसे नहीं बताया जाता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो आपको इतना छोड़ दिया जाता है कि ये गति के समीकरण होते हैं। अब मैंने सुविधा के लिए आपको क्लियर कर दिया कि तुम तो मुक्त रूप से पूछे तो ये निकाल देना, और अगर नीचे से ऊपर फेंके तो उस स्थिति में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। काम की बात। अब आ जाओ एक सवाल। अब एक पत्थर को मीनार से गिराया जाता है। दोबारा सवाल सोच लो, ऐसे पूछ सकता है, एक पत्थर को मीनार से गिराया जाता है, गिराया जाता है। किससे गिराया जाता है? मीनार से गिराया जाता है, और वह 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। 1 सेकंड। ये √800 वाली गलती मत किया करो, बताया निकाल के देखो उसको। 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है तो मीनार से पृथ्वी की दूरी ज्ञात करो। अब करो, चलो। आप तो ये सोचो सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, मैंने पहले ही कहा। अब इसे मत सोचो, अभी आपको मेरे समझाने से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप एक बार में अगर आंसर दे पाते हो तो मजा है। अरे 2080 तो आएगा दोस्तों, बात तो एक है। 20√2 पागल हो गए इसी में, तुमने पता नहीं क्या किया है ये। जल्दी बोलो। अरे आ गया क्या? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। देख लो आप क्या निकालोगे भाई, इधर आ जाओ। बहुत लोग सही लिख रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना बात। S बराबर क्या लिखोगे? हाफ GT² लगेगा, क्योंकि हमको टाइम दे रखा है, हमको ये निकालना। बहुत आसान लगेंगे दोस्तों, अभी आपको सामने दिखाया। इनमें बहुत गलती की है पिछली बार। S बराबर हाफ G का मान कितना मान लो? 10। ये देख लिया करो कभी ऑप्शन में, अगर 9.8 के हिसाब से आंसर आए तो 9.8 रख लेना। सवाल को थोड़ा टाइम वो करना है, ध्यान रखने वाली बात है। T², T कितना है? 4, तो आप तो ऐसे ही कर लो ना, 4 × 4, 4 क्लियर। T², ये कितना कट गया? 2 दूनी क्या हो गया? 4 हो गया। ये कितना हो गया? 8 हो गया। इसका मतलब ये कितना आ गया? 80 मीटर आएगा दोस्तों। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? बताओ किसी को दिक्कत है क्या? सवाल करो जल्दी। तुम क्या करते हो, बहुत जल्दी में किसी चीज को सोचते हो बहुत बार। सही है मामला, सबको समझ में आ रहा है बात? चलो अगली बात सुनो। अब मैं एक तरीका और बता देता हूं। ये लो को, अब मैं ऐसा एक सवाल और बताता हूं। यदि किसी वस्तु को, थोड़ा सवाल बनाता हूं, देखता हूं मैं एक बार। यदि किसी वस्तु को, तुम्हारे चक्कर में तो कितने सवाल याद भी रखने पड़ते हैं। यदि किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर, मैंने क्या बोला? फेंका जाता है, तो ऊपर की ओर फेंका जाता है तो, ये सवाल बनाने में बड़ा जोर आता है दोस्तों। फेंका जाता है तो वह
20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है। कितनी ऊंचाई पर? 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है तो प्रारंभिक वेग ज्ञात करो। प्रारंभिक वेग ज्ञात करो। करो सवाल, चलो फिर पता चलेगा कितना समझ में आ रहा है। पहले तुमको चला के करवा रहा हूं, अगर जिसने एक बार में सवाल कर दिया उसका माइंड खुल गया, ये समझ लो आप। जल्दी मुझे आंसर दो, एक बार में कितनी देर लगाते हो ये तुम्हारे ऊपर है। सचिन कुमार मीना, क्या है 0? ज्ञानदास मीना 400 मीटर प्रति सेकेंड। ज्ञानदास लिख रहा है 20, महेंद्र जहांगीर लिख रहा है 400। क्या एक दूसरे की कॉपी कर रहे हो क्या? दो मीटर प्रति सेकेंड। कृतिका शर्मा 20 मीटर। ओम शंकर, ये श्री गणेश मीना 20। पंकज दार 20 20 20 20, कुछ -20, कुछ 20। ठीक है, काम की बात पे बहुत लोगों को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या पहले तो ये देखा करो दोस्तों, क्या पूछ रहा है? किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर फेंक रहा है दोस्तों, इसका मतलब आप देख लो क्या करेगा। आप पूछेगा कि 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है, आपसे कहेगा प्रारंभिक वेग याद करो। मैं ये सवाल लगा सकता हूं कि v² बराबर u² माइनस 2gs। आप तो गलती नहीं करोगे दोस्तों। क्या आपको पता है ऊपर फेंक रहा है, और ऊपर फेंक रहा है तो उस स्थिति में यहां प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। देखो, यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग, वो तो आपसे पूछ ही रहा है कि प्रारंभिक वेग बात करो, किसी ना किसी वेग से तो ऊपर फेंक रहा होगा। वो 20 मीटर की ऊंचाई पर जाकर पहुंचता है। आपको पता है कि जब कोई पत्थर को आप फेंकोगे 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा, तो जहां पहुंच रहा है वहां अंतिम वेग क्या होगा? 0। बिल्कुल 0 होगा दोस्तों, क्योंकि पत्थर तो रुकेगा 20 मीटर ऊंचाई पे जाके। तो अंतिम वेग क्या हो गया? 0 बराबर u², ये आपको निकालना है, माइनस ये कितना है? 2 इंटू जी मान लो आप कितना? 10। s कितना पहुंचा है? 20। इन सवालों में जल्दीबाजी करोगे तो गलत कर जाओगे। आप मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि u² बराबर 2 इंटू 10 इंटू 20। अरे क्लियर है? आपको पता है तो मैं इसको ये भी लिखता हूं कि u बराबर, अब मैं u लिख रहा हूं तो रूट आ जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब कितना आ गया? 400 आ गया। u बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। सर बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन यहां ऑप्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड प्लस में भी देगा और माइनस में। आप लोग बहुत गलती करोगे दोस्तों। आपसे मैं फिर बोल रहा हूं, अभी मैं सामने हूं, आपको क्लियर रूप से यह पता है दोस्तों कि इसका आंसर कैसे आएगा। जब मैं सामने नहीं होऊंगा तो एग्जाम में यह ध्यान रखना होगा दोस्तों आपको कि कैसे सवाल किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो बहुत लोगों ने सही किया। इस तरीके के दोस्तों आपको सवाल करने हैं, लेकिन ये स्थिति आपको तभी ध्यान रखनी है ऊपर या नीचे। अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछ ले और आपसे प्रारंभिक वेग दे दे, तुरंत दे दे, समय दे दे, तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देना। ये तो तब स्थिति लगानी है जब ऊपर या नीचे, जब कोई कार चल रही हो, प्रारंभिक वेग क्या है? इतना है कार का, समय इतना, त्वरण इतना, और आपसे पूछे अंतिम वेग याद करो, तो आप डायरेक्ट लगा देना। ये नहीं, ये कब देखना है? जब वस्तु को ऊपर या नीचे फेंका जाता है। इसलिए गति के समीकरण में ये तो है, वो ज्यादातर ऐसे सवाल पूछ लेता है जिसमें तुम
समझ ही नहीं पाते, क्योंकि देखो पढ़ने में बहुत आसान है, यहां एक ही चीज दी है केवल, और जब तुम एग्जाम में पहुंचते हो अरे एक चीज से या गति के समीकरण के बारे में तो सोचते ही नहीं हो तुम, यार ये पता नहीं कहां से आया, ये देखो सवाल क्या है, इसलिए पिछली बार गलती की थी, बात याद रखना। अगली बात सुनो, ये लो एक और बताऊं तो ये तो मैंने आपको कुछ गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कल की क्लास से लगातार आपको बताते जा रहा था, और मैंने कहा कम से कम आपको बताना चाहिए। कल कुछ लोग ऐसे थे सर ये रह गया, देखो एक बात समझो, मैं दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, मैं आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से आपको कोर्स करा रहा हूं, हर चीज करा रहा हूं, कितनी भी करवा दूंगा, तो आप ये लास्ट एंड फाइनल ये समझ लेना, आप कहीं ना कहीं से 2-4 टॉपिक ऐसे रहेंगे वो छूट जाएंगे, आप ये मानो कि 99% पेपर यहां से आएगा, 1% के लिए वो तैयारी आपको करनी पड़ेगी, मैं क्लियर कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है जितना आपसे बोला है उससे कम से कम 20-30-40 क्लास आपसे आगे ही चल रहा हूं, समझ में आ रही है बात आपको। इसका मतलब क्या, ऐसे थोड़ी कि साइंस चलती रहेगी दोस्तों, ऐसे परमानेंट नहीं चलती रहेगी, ऐसे तो पूरा सिलेबस है आप कहीं से भी उठा के सर ये रह गया कहीं, ये रह गया कहीं, तो ऐसे नहीं दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं उन पे आप गौर दो, उसके अलावा भी कुछ चीजें होंगी तो वो आप अपने हिसाब से उसको सेट करके रख लो कि इतना याद कर लेते हैं काम चल जाए। पूरा आप किसी भी सूरत में आप सोचो पूरी फिजिक्स हो जाए, तो फिजिक्स तो भाई साहब फिजिक्स ही अगर चाहे तो अपन 2-3 महीने चल सकती है, तो ऐसे काम नहीं होता है। आप क्या होता है, आप फिजिक्स देखते हो, जनरल साइंस है दोस्तों, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में आप सिलेबस देखोगे ना उठा के, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा आपको क्या दे रखा है और मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है। और ज्यादातर वैसे आपको बता दूं ये पहले के तरीके थे पूछने के, आजकल एनसीईआरटी के से आ रहा है, तो वो जो चीज बता रहा हूं उन्हीं में से 99 आना भी चाहिए। अगली बात सुनो, एक ये आता है, वैसे आप इस सबको आप घर पे भी पढ़ सकते थे और आपको इनके बारे में पता भी रहता है, सीधा भी है, एक होता है घर्षण बल, कुछ नहीं करना, 2-4 उदाहरण याद रखने होते हैं, और मैं फिर बता दूं इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एक ये भी आता है फोर्स, ठीक है, घर्षण बल, क्लियर। घर्षण बल क्या होता है, अगर मैं बात करूं सर सिलेक्शन, बस मैं ये देखो ज्यादा कोई पढ़ाने की कोशिश नहीं करता दोस्तों, सिलेक्शन के लिए ही आपको पढ़ाने की कोशिश करता है, वो कह रहा है सर सिलेक्शन हो जाए इतना आप तो बता दो दोस्तों, वही आपको बताया जा रहा है, मगर फर्क इतना सा होता है, कभी कभी चीजें देखो, कभी आप जैसे कल किसी ने कहा सर ये रह गया, तो वो स्थिति ये होगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं क्लियर रूप से, आप जो समझ रहे होंगे उनको बात को पता होगा कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अपन कितना भी चीज को पढ़ा ले, मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से एक एक चीज को बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं काम की चीजें, लेकिन कभी कभी क्या होगा, कोई चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत चीजें आप खुद अपने इस लेवल पे रख लो, आप ये सोचोगे कितनी चीजें आपकी हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको टाइम मिल भी नहीं सकता, इससे ज्यादा कोई पढ़ा भी नहीं सकता आपको। अगली बात सुनो, तो घर्षण बल क्या है आप सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको भी घर बैठ के पढ़ सकते थे, लेकिन मैं और इसको बता दूं क्योंकि ये छोटी बुकों में दे रखा है, तो कभी पूछ लिया जाता है कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य, संपर्क में रखी कैसी दो वस्तुओं के मध्य एक ऐसा बल कार्य करता है जो उस दूसरी वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है, उस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। क्या बोला कि संपर्क रखी दो वस्तुओं के मध्य ऐसा बल जो वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है, उस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। बात सबको पता है इस बात को कि संपर्क में रखी, तो तुम्हें जल्दी से बता देता हूं इस टॉपिक को, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य मध्य ऐसा बल, ऐसा बल, ऐसा बल जो वस्तु की, जो वस्तु की गति का, अभी तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक आएगा कार्य ऊर्जा, जो सबसे ज्यादा रेलवे में क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है, हर बार वो बताऊंगा इसके बाद, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य ऐसा बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है, विरोध करता है, करता है, उस बल को, उस बल को घर्षण बल कहते हैं। अरे कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है।
बात समझो आपको। तो मैंने कहा कि संपर्क में रखी दो वस्तुएं, कोई भी दो वस्तुएं संपर्क, आप सब जानते हो कि अगर मैं खड़ा भी हूं तो किस बल के कारण रखा हूं, घर्षण बल के। मैं चल पाता हूं तो किस बल के कारण चल पाता हूं, घर्षण बल के कारण। तो मैं यही कहूं कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य ऐसा बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है, उस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अगर घर्षण बल क्या बोले तो किसके कारण होता है, तो घर्षण बल जो अणु होते हैं उनकी आपस में आणविक अन्योन क्रिया के कारण होता है। आणविक अन्योन क्रिया का मतलब ये कोई सतह है, ठीक है, ये इसके पार्टिकल है, क्लियर, और ये कोई दूसरी सतह है उसके पार्टिकल है, तो ये आपस में फंसते हैं, तब कौन सा बल लगता है, घर्षण बल। तो क्या बोला मैंने, घर्षण बल आणविक अन्योन, आपसे पूछेगा किस पर आधारित होता है, तो आप बोलोगे आणविक अन्योन क्रिया पर आधारित होता है, आणविक अन्योन क्रिया पर आधारित होता है। तो मैंने कहा कि घर्षण बल आणविक अन्योन क्रिया पर क्या होता है, आधारित होता है। क्लियर, याद रखना, कुछ भी नहीं है, दो चार पॉइंट है जिनको याद रख लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। तीसरी बात मैंने कहा आणविक अन्योन क्रिया, एक अणु के ऊपर दो फंसते हैं कण आपस में, इसलिए बोला आणविक अन्योन क्रिया। अगली बात अगर पूछी जाए तो ये बात याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जो घर्षण बल होता है, कौन सा बल होता है, घर्षण बल, ठीक है। तो वो दो सतहों के, दो संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर, आप बताओ आंसर करता है कि नहीं करता है, जल्दी बताओ मुझे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सबसे अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर घर्षण बल का मुझसे पूछा जाए, मुझे यस और नो में आंसर दो। घर्षण बल मुझे आंसर दो, दो संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। यस और नो में आंसर दो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विष्णु नागर, यस 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 यस, बिल्कुल लिख रहे हो सब, यस, जल्दी बोलो मुझे, करता है कि नहीं करता है, सबका आंसर यस है। अब देखो ये गलती होती है आपसे, संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, गलती फिर देख लो। अब आपने क्या किया, आपने रटा हुआ ज्ञान काम में ले लिया, आपने जल्दीबाजी में, आप लाइन को समझते हो नहीं हो। क्या संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ठीक है। आपको पता है, आप चिकनी कोई सतह होती है, जैसे कोई टाइल्स होती है, बहुत चिकनी होती है, तो आपने देखा होगा जब उस पर चलते हो फिसलने का डर रहता है, तो उसका क्षेत्रफल पे आपको कोई डिपेंड है कि आप फिसलोगे, क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए फिसल रहे हो, कम होता तो नहीं फिसलते। अरे वो तो किस पर, क्षेत्रफल पर, ज्यादा क्षेत्रफल कम क्षेत्रफल का, ये एरिया कम है, ठीक है, और ये एरिया ज्यादा है, ये घर्षण बल, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके क्षेत्रफल पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो क्या, अरे दोस्तों तुम यही गलती कर गए कि क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर नहीं करता, बल्कि क्या, संपर्क सतहों की, आप बोलोगे संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पर। देखो कितनी बार प्रकृति पर, कितनी बार पढ़ा था, उसके बाद भी आपने हाँ प्रकृति पर करेगा, क्योंकि घर्षण बल का मतलब तो प्रकृति से है कि कौन सी सतह कैसी है, ज्यादा खुरदरी है कि कम खुरदरी है। इस पर अगर ज्यादा खुरदरी है तो घर्षण बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा, कम खुरदरी है तो कम लगेगा। लेकिन इससे प्रभाव थोड़ी पड़ेगा कि किसी का क्षेत्रफल ज्यादा है या कम, नहीं दोस्तों, संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और
लोग बहुत गलती करके आते हैं। तुम भी देख लो, तुम्हारे कमेंट में बहुत गलती की है लोगों ने। इसलिए हमेशा याद रखना किस पर निर्भर करता है, मैं अंडरलाइन कर दूं, संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्लियर। अगली बात, अगर इस घर्षण बल की बात करूं तो ये जो घर्षण बल है ना, कौन सा घर्षण बल, ये घर्षण बल मुझसे पूछा जाए आपसे, घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। अरे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले मैं इधर ही ले लूं, फर्स्ट वाला जो घर्षण बल है वो कौन सा है, जिसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। ये सिंपल सा टॉपिक है, कुछ बात नहीं है। मगर आपको मैं 2 तरह के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट, कोई परिभाषा वगैरह नहीं पूछेगा। अगर सबसे पहले की बात करूं तो सबसे पहला घर्षण बल है उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है। स्थैतिक का मतलब होता है स्टैटिक, फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल को तो फ्रिक्शनल फोर्स बोलोगे, कौन सा? स्टैटिक। कहने का मतलब संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के मध्य लगने वाला ऐसा बल जो दूसरी वस्तु की गति को क्या कर देता है, गति नहीं हो पाती है। अभी जब तक दूसरी वस्तु की गति नहीं हो पा रही है तो समझ लो आप उस बल को क्या बोलोगे, स्थैतिक घर्षण बल। मतलब संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के मध्य ऐसा बल जो दूसरी वस्तु को खिसकने नहीं देता या सरकने नहीं रहता। कहने का मतलब ये कोई पहली वस्तु है और ये कोई दूसरी वस्तु है, इन दोनों के मध्य जो घर्षण बल, आप मुझे बताओ, ये सरकने वाली वस्तु है तो इस पर घर्षण बल, ये पृथ्वी थी, ये मान लो ये क्या है, पृथ्वी। ठीक है। अब इस वस्तु पर, ये वस्तु को आप ऊपर की ओर इधर खींच रहे हो आप वस्तु को। अब स्थैतिक घर्षण, जब तक ये वस्तु यहां खिसक नहीं रही है ना, तब तक समझ लो इस पर कौन सा बल लग रहा है, तो आप कहोगे स्थैतिक। स्थैतिक घर्षण बल के कारण यह वस्तु अपने स्थान से खिसक नहीं रही है। तो मैंने क्या बोला, ऐसा घर्षण बल जो दूसरी वस्तु को अपने स्थान से खिसकने नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है। मैं क्या बोला, शॉर्ट में बोल रहा हूं, आपको कोई परिभाषा नहीं पूछेगा। ऐसा घर्षण बल जो दूसरी वस्तु को लिख लो आप केवल, जो वस्तु को अपने स्थान से खिसकने नहीं देता है, क्लियर है भाई बात। और सुनो, स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान का मतलब कि सुनो, ये कोई वस्तु थी, इसके ऊपर ये वस्तु है, मतलब ये पृथ्वी है और ये कोई वस्तु है, इसको मैं इधर खींच रहा हूं दोस्तों। अब मैंने इस पर इतना बल लगा लिया दोस्तों कि अब समझ लो कि ये वो स्थिति है कि अगर इससे ज्यादा, जैसे मैंने 5 न्यूटन का बल लगा लिया, ये 5 न्यूटन वो बल है कि अगर इससे ज्यादा मैंने अगर 6 न्यूटन कर दिया ना, तो ये वस्तु अपने स्थान से खिसक जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर मैं कहूं कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं, इस अधिकतम मान का मतलब क्या होगा, वह मान कि उससे अगर आगे आपने बल लगा दी तो वस्तु अपने स्थान से क्या होगी, खिसक जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। क्या बोला है, स्थैतिक घर्षण बल के, यह भी ध्यान रख लेना क्योंकि यहीं से फॉर्मूला बनेगा। स्थैतिक घर्षण बल के सीमांत मान को, सीमांत मतलब मैक्सिमम, सीमांत मान को या अधिकतम मान को, यह लिख दूं, अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तुम्हारे चक्कर में इतनी लाइन लिखनी पड़ती है कि आधा तो वैसे ही इस लाइन लिखने में निकल जाता है। समझ में आई? तो उसको क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल, या इसको मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है ना। और ये सीमांत घर्षण बल क्या होता है,
अगर मुझसे पूछा जाए ये देखो, ये वस्तु थी और ये, तो ये जो अधिकतम मान है ये सीमांत घर्षण बल है, और पृथ्वी के द्वारा जो लग रहा है इसके ऊपर, इस बल को क्या कर रहा है, आप क्या बोलोगे, ये आप क्या लगा रहे हो, ये पृथ्वी लगा रही है इस वस्तु पर कौन सा, सीमांत घर्षण बल, और इधर की साइड आप वस्तु पर जो अधिकतम मान लगा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एफ मैक्सिमम। तो ये मैं कह रहा हूं कि सीमांत घर्षण बल है, ये बात याद रख लेना, सीमांत घर्षण बल, मैं एक फॉर्मूले से समझा दूं आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा। सीमांत घर्षण बल प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। अरे क्लियर है, होता है। चलो क्या मतलब है ये देख लो आप। अरे अब मुझे बताओ, अगर वस्तु अपने स्थान से सरक नहीं रही है और जब बल अधिकतम स्थिति में है, आप लगा रहे हो वो, ये सीमांत घर्षण बल, और आपने ये बल लगाया प्रतिक्रिया बल, आप मुझे बताओ कि कब होगा ये एफ मैक्सिमम, मैंने कहा प्रतिक्रिया बल के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि इस स्थिति में, ये स्थिति में दोनों वस्तुओं पर बल बराबर लग रहा है, इसलिए नहीं खिसक रही है, और जैसे ही ये बल ज्यादा होगा तो अपने स्थान से क्या होगी, किस होगी। तो मैंने कहा हमेशा याद रखो कि एफ मैक्सिमम समानुपाती होता है आर के, याद रख लो। एफ मैक्सिमम यहां क्या है, तो आप बोलोगे सीमांत घर्षण बल है सर, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, क्लियर। और अगर पूछा जाए आर क्या है दोस्तों यहां पर, तो आप बोलोगे आर है सर यहां पर प्रतिक्रिया बल, क्लियर। बस यही याद रखना है कि एफ मैक्सिमम बराबर किसके होता है, आर के, तो आप बोलोगे एफ मैक्सिमम। अगर समानुपाती को बराबर में बदलोगे तो एक स्थिरांक आएगा जिसको बोलते हैं म्यू एस आर आ गया। ये घर्षण बल का फॉर्मूला है, क्योंकि म्यू एस क्या है यहां पर, इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। मैं आपसे पूछ लूंगा, आप ध्यान रखना क्या पूछेगा एग्जाम में, मैं इसलिए बता रहा हूं स्थैतिक घर्षण गुणांक, और इसीलिए टॉपिक स्टार्ट किया है। ये थोड़ा रटने का सा टॉपिक होता है, कुछ नहीं, लेकिन आपको काम की बात ये याद रखनी है कि घर्षण बल का एफ मैक्सिमम बराबर म्यू एस अपॉन आर होता है। म्यू एस क्या होता है, तो कभी पूछा जाए म्यू एस बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे एफ मैक्सिमम बटे आर। आप तो ये याद रख लेना, कभी एग्जाम में ये परिभाषा पूछ लेता है कि क्या बोला, सीमांत घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। और मुझे बताओ इस म्यू एस का मात्रक बता दो, मात्रक क्या होता है, जल्दी आंसर दो, इसका मात्रक क्या होगा। जिन लोगों को पता है वो जल्दी बता दो मुझे, इसका मात्रक क्या होगा, जल्दी बता दो इसका मात्रक। बिल्कुल जल्दी करो। स्टैटिक कांस्टेंट, स्टैटिक फ्रैक्शनल कांस्टेंट बल गया भाई, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्टैटिक फ्रैक्शनल कांस्टेंट, यूएस स्टैटिक फ्रैक्शनल कांस्टेंट, ठीक है। मुझे बताओ मात्रक क्या होता है। भरतलाल लिख रहा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, भरतलाल नील नील, कोई मात्रक नहीं होगा, बिल्कुल, बस बात समझ लो इसको, बहुत इनमें से किसका मात्रक नहीं होता है याद रख लेना आपको। एक तो मैंने अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, एक इसका होता है नहीं, क्योंकि ऊपर भी बल है नीचे भी बल है, बल से बल क्या हो गया, कैंसल। तो म्यू एस का मात्रक नील होता है, नहीं होता है। और ये भी याद रखना म्यू एस का मान फिक्स होता है, हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, फिक्स याद रख लेना। स्थैतिक घर्षण गुणांक है तो इसका मान तो फिक्स रहेगा, हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। तो कभी तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का अगर पूछा जाए मान कितना होता है, तो आप बोलोगे 0 से 1 के बीच, ठीक है। तो देखो दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें लग रही होंगी, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं थोड़ा, इसलिए मैं कहता हूं इन टॉपिकों को तो घर बैठ के भी कोई बड़ी बात नहीं है यार दोस्तों, एक दो उदाहरण याद रखने होते हैं आपको, कुछ नहीं। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य जो गति का विरोध करे वो कौन सा है, घर्षण बल। मैंने कहा आणविक अन्योन क्रिया पर आधारित होता है,
तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, मैंने कहा आप तो याद रखना क्षेत्रफल पर नहीं करता निर्भर बल्कि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक मैंने कहा घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक, मेनली आप इसी को पढ़ते हो। 2 किस लिए पढ़ते हो, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, उसके लिए बता दूं। अगला अगर मैं बात करूं दूसरा कौन सा घर्षण बल आता है तो वो सुन लो। दूसरा घर्षण बल आता है उसको बोलते हैं सर्पी घर्षण बल। दूसरा घर्षण बल अगर आता है तो आपसे पूछा जाए वो कौन सा घर्षण बल होता है तो आप बोलोगे सर सर्पी घर्षण बल होता है, अगर मुझसे पूछा जाए, ठीक है ना। सर्पी का मतलब अगर मुझसे कहो तो आप कहोगे स्लाइडिंग होता है। क्या होता है? स्लाइडिंग, ठीक है ना। सर्पी घर्षण 2 संपर्क सतहों का पर ऐसा घर्षण बल जो वस्तु उस सतह पर क्या होती है? सरकती है। सर्पी मतलब सरकती है। कोई चीज अगर मैं बात करूं वो फिसल पट्टी नहीं आती थी क्या, जिस पर आप सरकते थे ऊपर से, तो वो होगा सर्पी घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्पी। तो मैंने कहा क्या बोलोगे? केवल परिभाषा याद रखनी है आपको। संपर्क में रखी वस्तु के मध्य ऐसा घर्षण बल जिस पर दूसरी वस्तु सरकती है, ठीक है, सरकती है तो दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। क्लियर? मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आप कहोगे सर परिभाषा पूछेगा, घर्षण बल कहते हैं। बस इतना से याद रखना, इसके बारे में कुछ नहीं। मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों एक क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से सर्वाधिक घर्षण बल कौन सा होता है, ठीक है ना। तब ध्यान रखना ये सर्पी, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, जब सरक रही है तो कौन सा होगा? सर्पी। एक और होता है तीसरा, वो कौन सा होता है? तो तीसरा होता है वो होता है लोटनिक घर्षण बल। तीसरा लोटनिक घर्षण बल। अरे लोटनिक का मतलब होता है रोलिंग हो रही है। रोलिंग का मतलब क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। आपको पता है जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये इस पर कोई ऐसी फिसल पट्टी चल रही है जिस पर ऐसे पहिए हों, ऐसे पहिए होते हैं, तो आप पता है ऐसे चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रोल होना, रोलिंग हो रही है, इसको बोलते हैं रोलिंग वाला। तो क्या बोलोगे इसकी परिभाषा रखी? तो आप ये बोलोगे संपर्क में रखी दो वस्तुओं में से जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है। अब क्या बोलोगे? लुढ़कती है। लुढ़कने को क्या बोलोगे? रोलिंग होना बोलोगे। लुढ़कती है तो इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान रखना, लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। तो इस समय जो लग रहा है संपर्क सतहों के मध्य, दोनों के मध्य, कौन सा कहते हैं? लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में ये कुछ भी नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन, वो कौन सा है? क्रम पूछता है आपसे एग्जाम में। छोटा बहुत एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, एक बार रीट में पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। तब बहुत बार गलती कर देते हैं क्योंकि सर्पी और लोटनिक कंफ्यूज करते हैं। कौन सा अगर मैं बात करूं तो याद रख लो 3 तरह के हैं, आपको बता दिया। एक तो आपको पता है स्थैतिक घर्षण बल है, क्लियर। एक होता है आपको पता है सर्पी घर्षण बल है, ठीक है, और एक मैंने अभी आपको बता दिया लोटनिक घर्षण बल है, ठीक है। बस आपसे एग्जाम में क्रम पूछेगा इनमें से सर्वाधिक कौन सा घर्षण बल है, तो क्लियर याद रखना सर्वाधिक जिस पर लगता है
ये सर्वाधिक घर्षण बल है। बिल्कुल है। कौन सा? स्थैतिक। डायरेक्ट पूछ लिया जाए तीनों में से कौन सा सर्वाधिक घर्षण बल है तो स्थैतिक। आपको पता है इस स्थिति में तो वस्तु सरक ही नहीं रही थी, तो इसका मतलब क्या होगा? सर्वाधिक। सर्पी और उसके बाद लोटनिक, ये समझ लो ये सबसे कम घर्षण बल है। आपको पता है यहां तो सतह क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं, लोटनिक में अगर मैं सबसे कम घर्षण बल लगता है, सबसे कम घर्षण बल। तो दोस्त इस क्वेश्चंस को याद रख लेना, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। एक बात ये ध्यान रखने के बाद आप ये भी याद रख लोगे एग्जाम के लिए, आपसे पूछा जाए घर्षण बल के उदाहरण। अब ये दोस्तों सब ऐसी चीजें हैं जिनको आप वैसे भी याद रह जाते हैं, लेकिन नॉर्मली समझ लो। बस क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पढ़ना क्या होता है जरूरी मैं आपको बता दूं। कभी कभी क्या होता है, हमको बहुत कुछ आता है लेकिन आपको एक क्रम नहीं आता है। आप क्रम में भी पूछे तो सर्पी और स्थैतिक के बारे में सुना नहीं होता है ना, सुनी नहीं होती तो छोटी से छोटी चीज गलत हो जाती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजों को पढ़ लिया करो। बुक में कोई भी चीज है आपको ज्यादा नहीं पता तो उसके बारे में कम कम जानकारी तो रखो यार, ये चीज होती क्या है किसी भी चीज के बारे में, तो ये याद रखो। उदाहरण की बात करूं तो आप सबको पता होना चाहिए घर्षण बल के कारण। मैंने कहा घर्षण बल के कारण ही, पहला उदाहरण, मनुष्य सीधा मैंने अभी पहले ही बोला था सीधा खड़ा हो पाता है, बिल्कुल हो पाता है। अब आप और लिखना चाहो कितने लिखना, मैं 2-3 मैं लिखवा देता हूं, बात समझ में आनी चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दे, अपने आप समझा दोगे कौन सा इनमें घर्षण बल लग रहा है। सीधा खड़ा हो पाता है, या ये भी कह सकते हो चल पाता है। क्लियर? बिल्कुल। आपने देखा होगा, आप कहोगे सर ऐसी क्या बात है, आपने देखा होगा जब कोई बहुत चिकना चीज होता है तो आपको चलने में दिक्कत आती है, इसका मतलब घर्षण बल कम था। और अब आप और पृथ्वी पर क्योंकि घर्षण बल ज्यादा है, इसका मतलब आप समझे। अगली बात, घर्षण बल के कारण ही अगर मैं बात करूं, इसके कारण ही सड़क पर वाहन चल पाते हैं, वाहन चल पाते हैं। क्या सही बात है? क्या सही बात है? आपने देखा होगा जब बिल्कुल कोई कांच जैसी कोई चीज हो तो आपको वाहन चलने में क्यों दिक्कत, चलने में दिक्कत का मतलब है कभी कभी ब्रेक लगाता है तो आप रोकते यहां जाके वहां रखती है, इसका मतलब अपनी स्थिति में एक मेंटेन होकर गाड़ी चल रही है, वो किस बल के कारण चल रही है, तो आप बोलोगे घर्षण बल के कारण ही सड़क पर वाहन चल पाते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा जैसे आप चल रहे हो और जब केले का छिलका आ जाता है उस पर पैर पड़ता है और आप फिसल जाते हो तो आपके कहोगे किस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि घर्षण बल। आप ये नहीं कहे घर्षण बल के कारण, नहीं दोस्तों, घर्षण बल नहीं था, क्योंकि वो चिकनी सतह थी, इसी के कारण आप फिसल करके आगे हो गए, गिर गए। तो कभी पूछा जाए कि केले के छिलके पर पैर के पड़ने पर व्यक्ति का फिसलना क्या कारण है, तो आप ये बोलोगे घर्षण बल का नहीं होना, घर्षण बल का नहीं होना। तो और भी याद रखना, तो ये बातें आप कुछ याद रखना, तो ये भी याद रख लेना, आप नोट डाल के लिख दूं, केले के छिलके पर पैर पड़ने पर फिसलने का कारण घर्षण बल का नहीं होना है। ये तो नहीं होना है, वहां तो ये 2 में तो होना था, ठीक है। एक आप ये भी देख लो, आप अब इनको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको वैसे ही समझा दूं दोस्तों। आपने देखो ब्रेक लगते हो, आप गाड़ी पे ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक भी घर्षण बल पर, आपने देखो खुरदरे होते हैं। और आपको पता है इनको आप मोटरसाइकिल तो आपने सबने देखी होगी, ब्रेक शू होता है मोटरसाइकिल में, तो आपने देखा आप 2, 4, 5 महीने बाद ब्रेक शू चेंज कराते, क्यों? वो आपको मैकेनिक ये कहता है कि ये घिस चुके हैं, तो आप ब्रेक शू को उठा के देखोगे वो खुरदरे होते हैं, और जब घिस जाएंगे तो बिल्कुल चिकने हो जाएंगे, तो आप ब्रेक लगाओगे तो जहां रोकना चाहते हो भाई, तो घर्षण बल के कारण ही ब्रेक लगाने पर गाड़ी क्या होती है, रुक पाती। तो आपके ब्रेक भी किस पर काम करते हैं, घर्षण बल पर, ठीक है। और घर्षण बल को कम करना हो तो क्या कर दोगे, घर्षण बल को कम करना हो तो आपको देखा होगा किस किस का उपयोग करते हैं आप घर्षण बल को कम करने के लिए, ग्रीस लगाते हैं, एक स्नेहक का उपयोग भी करते हैं। स्नेहक जानते हो, वो काले रंग का एक पाउडर सा आता है, बिल्कुल
उसको बोलते हैं स्नेहक किसी चीज में। या मैं कहूं बॉल बियरिंग आती है, बियरिंग नहीं आती, गोल गोल से छल्ले से आते हैं, वो भी तो घर्षण बल को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इनको आप वैसे भी याद रख सकते हो दोस्तों। तो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अब मैं कोई नई चीज ऐसी ले लूं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के लिए, जहां से कोई सवाल वर्ब पर फिसलना दोस्तों सबको क्लियर, लौटने सबसे कम, सबको पता रहे। तो ये ध्यान रख लो दोस्तों, ये तो सबको पता है, अपनी अपनी ध्यान भी रखने वाली बात है। लेकिन अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं। देखो दो टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों एग्जाम के लिए, मैं फिर बोल रहा हूं, जिनमें से क्वेश्चन आएगा। आपको पता है हर एग्जाम में आपसे कोई भी एक पार्ट में से पूछा जाएगा क्वेश्चन, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो लगभग अगर मुझसे पूछा जाए तो किसी में 7, किसी में 8 ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे हर पार्ट में से। अब एनटीपीसी में तो ऐसा होगा, किसी में 3 4 4 4 5 5 क्वेश्चन आएंगे पार्ट में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन काम की बात है, एक दो टॉपिक ऐसे बचते हैं दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मुझसे पूछा जाए तो। एक तो कार्य और ऊर्जा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है गतिज ऊर्जा से और कार्य से। एक क्वेश्चन बनता है ऊष्मा से, ऊष्मा पढ़ाऊंगा, साथ साथ में ताप भी पढ़ाऊंगा। ताप चेंज करते हैं, केल्विन, सेल्सियस, रूम और फॉरेनहाइट। ध्यान रखना मैं उन्हीं चीजों को, एक चालन, संवेदन, विकिरण विधियां आती है वो बात करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी का सिलेबस देख तो रहे हो ना, आप ध्यान रखो क्या चीजें हैं। आपको पता है कार्य, ऊर्जा, शक्ति के बाद एक टॉपिक बचेगा ऊष्मा सिलेबस के अंदर, और 10th और 9th की आप बुक के सिलेबस देखना, आपको पता चल जाएगा क्या चीजें है। बस उन सिलेबस के हिसाब से, अब तुम यही करते हो दोस्तों, सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ते हो। और अगली बात करूं तो एक नया टॉपिक अपने आप में अलग ही है, कार्य ऊर्जा। तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तो शक्ति तो मैं आपको विद्युत शक्ति के साथ पढ़ा चुका था, लेकिन यहां मेनली बात है कार्य की। और कार्य का मतलब क्या होता है, वर्क, और वर्क क्या होता है वो मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कार्य क्या है, तो कार्य की परिभाषा अगर मुझसे पूछे डायरेक्ट, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और लोग बहुत गलत करके आते हैं इसमें से, और हर बार रेलवे में पूछे जाते हैं, उसके बाद भी आप गलत करके आते हो। पिछली बार भी आए, क्या क्या कैसे पूछता है मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या बोला, बल व विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे बल व विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। कहने का मतलब समझो, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं दोस्तों। कार्य को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस। एफ डॉट एस, एफ क्या है यहां पर, क्लियर रखो, यहां फोर्स होता है जिसको बोलते हैं बल, और एस क्या है दोस्तों, एस बोलोगे आप डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको बोलते हैं विस्थापन। तो मैंने क्या बोला आपसे दोस्तों, मैंने आपसे ये बोला कि बल व विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य। अब सुन लो क्या बोला मैंने, बल व विस्थापन के, बल व विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य या क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, चलो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझो। कार्य दोस्तों उसी स्थिति में माना जाएगा जब आप किसी चीज पर बल लगाते हो और वो चीज विस्थापित हो। ये बात दिमाग में रख लेना हमेशा। आपने, जैसे मैं इस बोर्ड पर बल लगा रहा हूं, ठीक है, बोर्ड पर बल लगा रहा हूं, कुछ देर बाद मेरे पसीने आने लग जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कार्य किया। नहीं दोस्तों, अगर ये विस्थापित नहीं होता है अपनी जगह से, तो मैं ये कहूंगा ये तो कार्य हुआ ही नहीं। इसलिए हमेशा याद रखना कि कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना भी जरूरी होता है। क्लियर। यहां डॉट क्या होता है एक्चुअल में, कि जब ये बल भी सदिश राशि है और आपको पता है विस्थापन भी सदिश राशि है, तो ऐसी राशियों के बीच में डॉट लगाया जाता है। और जब इसको खोल के लिखते हैं तो आप बोलोगे W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। याद रख लेना, पूरा सूत्र तो ये होगा। अब ये डिपेंड करता है कौन सा सूत्र कहां लगेगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी सुनना, मैंने कहा W बराबर क्या होता है, एफ एस। यहां ये कह रहा है इस फॉर्मूले में, सुनो, कि ये कोई पृथ्वी की सतह, ये कोई बॉक्स रखा है, इस पर आपने F न्यूटन का बल लगाया, कितने का, F, और ये वस्तु S विस्थापित हो गई, तो इनके बीच में भी तो एंगल बना, वो क्या बन गया, थीटा बन गया। अरे क्या बन गया, थीटा। इसलिए इस फॉर्मूले को लिखा W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है दोस्तों। तो कहने का मतलब बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। अभी रुको, मात्रक वात्रक बाद में बात करें, पहले काम की बात सुनो। तो पहला चीज आपको यह मिली
कि अगर बल पता हो, विस्थापन पता हो, तो कार्य बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे? मैं कहूं, मैं किसी वस्तु पर, मेरी बात सुनो, मैं ये कहूं मैं किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाता हूं और वो वस्तु अगर आपसे कहे 5 मीटर ही विस्थापित हो जाती है, तो बताओ कार्य। तो आप इस स्थिति में कार्य निकाल दोगे। W बराबर बल कितना लगा, 5 इंटू विस्थापित कितनी हुई, 25, तो आप बनाओगे 25। क्लियर? मात्रक क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? आपसे ऐसे पूछ सकता है। कभी कभी क्या कर सकता है दोस्तों, आप यही कंफ्यूज हो जाते हो। कभी कभी वो कहेगा किसी वस्तु पर मैं बल लगाता हूं, वो 10 मीटर विस्थापित होती है और 60 डिग्री का कोण बनता है। तो आप अब कोण बन गया तो आप क्या करोगे दोस्तों? देखो देखो देखो, आप क्या करते हो, गलती कर जाते हो। आप केवल कभी कभी बल और विस्थापन ही पढ़ लेते हो। मैंने कहा वो कह रहा है 5 न्यूटन का बल लगाता है, 5 मीटर विस्थापित होती है, कोण बनता है 60 डिग्री का। अब आप देखो इस सवाल को कैसे करोगे कि W बराबर बल कितना है, 5। अब ये लगाओगे, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कितनी विस्थापित हुई, 5 इंटू कॉस कितना आया, 60, कॉस 60, कॉस 60 है। और आपको पता है कॉस 60 का मान मेरे हिसाब से कितना होता है, 1/2। इसको हल करोगे तब आएगा। क्लियर? तो बस यही कह रहा हूं दोस्तों, आप हमेशा एक तरीके से मत सोचा करो। एग्जाम में क्या पूछ सकता है वो ध्यान रखो। अगली बात सुनो, अगर एग्जाम में आपसे ये कहे कार्य का मात्रक, चलो ये देख, इधर देख लो, कार्य का मात्रक क्या होता है, मात्रक यूनिट मुझे बताए, आपको पता है एक तो कार्य का, पहले तो आप मेरी तरह आप डायरेक्ट बताओ कार्य का मात्रक। एक तो आपको पता है कि एक तो ये होता है जूल, क्योंकि कार्य को जिस वैज्ञानिक ने समझाया था उसका नाम क्या था, जूल। और जूल का मतलब क्या होता है, निकालो निकालो, कितने लोग जानते हो? 2 तरह के मात्रक। एक और सुनो, इधर आ जाओ, मैं इसको जूल को बाद में खोल के लिखूं। एक जूल होता है, एक और सुनो, कभी कभी एग्जाम में जूल नहीं मिलेगा तो एक तरीका ये भी है, आपको पता है बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, तो ये मिल जाएगा। ये नहीं मिले तो आप बोलोगे सर न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ, ये भी न्यूटन खुला हुआ नहीं है, जूल भी खुला हुआ नहीं है, तो इसको खोल के लिख दो। अब आप खोल के लिखो इस मात्रक को। आप कैसे लिखोगे इसको, क्या है, जूल को न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन का मतलब क्या है आपको पता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? इनटू क्या लिख दिया आपने, मीटर। पहले देख लो इधर दोस्तों, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? किसी को दिक्कत होगी क्या? नहीं। किलोग्राम इंटू मीटर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब देखो मीटर मीटर कितने हो गए, 2, तो आप क्या लिखोगे इस मात्रक को, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। और ये जो मात्रक है ना वो कौन सी पद्धति में, तो आप कहोगे MKS। तो देखो ये तो मैंने निकालने के लिए बताया था आपको, तो अब इस बीच वाली स्थिति को तो हटा दो, ये तो निकालने के लिए बताया। आपको 3 चीजें याद रखनी है, आपसे मुझसे पूछा जाए, मैं ऊपर लिख दूं इसको, एक सेकेंड, 1 2 तो ये हो गए, एक मैंने यहां लिख दिया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। क्लियर? एक ये लिख दिया, तो ये हो गए। कभी कभी एग्जाम में कौन सा मात्रक है या नहीं, तब याद रखना, एक जूल भी होता है, न्यूटन इंटू मीटर भी होता है, ये भी होता है। ये क्यों जरूरत था, क्योंकि हमको बिमा लिखनी थी। क्या लिखनी थी, बिमा, वो आगे बात करूंगा, पहले रुक जाओ। एक और सुनो, दूसरा कौन सी पद्धति में, MKS। अगर तुमसे पूछा जाए कि CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा, तो आप सबको पता है अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। अब इसको खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CGS तो आपको खोल के पूछेगा भी नहीं दोस्तों। आप सिंपल अब खोलना चाहो तो आपको पता है ये डायन इंटू मीटर हो जाएगा, ये किलोग्राम की जगह ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। तो इसको जबरदस्ती दिमाग मत लगाओ, कोई मतलब नहीं। आप तो CGS पद्धति में कार्य का मात्रक पूछे तो क्या बोलोगे, अर्ग। और एक संबंध भी याद रखोगे। आप मुझे बताओ, हां एक आंसर दो मुझे, एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, जल्दी बताओ, एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? सर कॉस ही क्यों लिया, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, और जब अदिश राशियों को जब हम उसको चेंज करते हैं वेक्टर, जो कॉस थीटा आता है, और अगर सदिश होती तो साइन थीटा आता है। ठीक है, ये वेक्टर वाले उसमें आते हैं पार्ट में, आप नहीं समझोगे सदिश सदिश में, तो आप इतना याद रख लो इसलिए। ठीक है, कौन सी, संदीप मीना क्लियर है बात, मैंने बता दी, क्योंकि वो बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां थी। अगर इनको खोल के लिखोगे तो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश आता है, उस स्थिति में कॉस थीटा ही आएगा। मुझे बताओ, मैंने पूछा एक वर्ग में कितने जूल होते हैं, जल्दी दो।
बेरोजगार प्राणी भी गलत कर गया आज, फिर नहीं सुना उसने, आज दूसरी गलती है। मैं यही देख रहा हूं कि कौन कितनी बात समझता है। अब देखो, अब लोगों को समझ में भी आ रहा है, कुछ लोगों को अपनी गलती, क्या सबको पता था, लेकिन मैंने क्या पूछा, एक अर्ग में कितने जूल होते हैं। अब तुमने एक अर्ग में, देखो तुमको क्या याद है कि सर एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं दोस्तों, ये तुमको याद है। मैंने तो ये पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, 10 की पावर -7। अरे कुछ समझ में आया? देख लो आपको फिर गलती हुई। मैंने आपसे क्या बोला, यही बोला है दोस्तों आपसे कि जो आता है उसमें से गलती तो किसी भी सूरत में नहीं करनी है। क्लियर है दोस्तों? तो कभी पूछा जाए एक जूल में कितने अर्ग होते हैं तो आप बोलोगे 10 की पावर 7, और अगर पूछता एक अर्ग में कितने जूल होते हैं तो आप बोलोगे 10 की पावर -7। ऐसे आजकल कर लेता है दोस्तों, घुमा दे। तो ध्यान रखना, तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम यही याद करना है। जब कुछ भी पूछे ना तो आपको जो याद है उसको लिख लेना, फिर सवाल को देख लेना कि यार एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग मुझे याद है, इसने क्या पूछा, अर्ग में जूल तो नहीं पूछा, तो कर देना 10 की पावर -7। अर्ग ही बोलेंगे भाई साहब, ठीक है ना, ये ध्यान रखो, अर्ग को अर्ग बोलेंगे, ध्रुव है ना। क्लियर है? बेरोजगार प्राणी, हाँ आज तो वो बन गया सिंबल, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बता दो, फिर बता दो, विमा, चलो तुम निकाल के बताओ मुझे विमा क्या होगी। देखो इधर देख लो, पहले निकालने का मतलब किलोग्राम है, मीटर स्क्वायर है और सेकंड स्क्वायर। तो क्या करोगे आप, किलोग्राम की जगह m1 एक ही है, l कितना है, मीटर स्क्वायर है, तो ये 2 हो गया, t टाइम कितना है, सेकंड स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2, लो विमा हो गई। क्या दिक्कत है दोस्तों, जैसा पूछा जाए वैसा पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों, याद रखोगे आप, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन सुनो। आप सबको पता है कि अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, इधर लिख दो, कि W बराबर होता है FS cos थीटा। कुछ कह रहे थे सर ये cos थीटा कहां से आया, तो मैंने आपको ये बोला था कि F और डॉट ये S है, इन दोनों के बीच अगर एक, जब हम सदिश और अदिश पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, तब आपको पता चलेगा कि कार्य कभी पूछा जाए कैसी राशि है तो आप बोलोगे अदिश है। बहुत दिक्कत करता है कार्य के सामने, देखो बल भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, लेकिन कार्य अदिश है, क्योंकि एक नियम आता है कि दो सदिश राशियों का गुणनफल एक कैसी राशि होती है, अदिश होती है, इसलिए कार्य अदिश राशि है। बहुत पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। आपको हर राशि के बारे में पता बताया है मैंने, कौन सी सदिश है अदिश है, रटने की जरूरत नहीं है, वैसे ही याद कर लो। तो कभी भी पूछा जाए, और जब कार्य अदिश राशि है और सदिश राशियों को खोल के लिखा जाता है एफ डॉट एस को, जब भी तो मैंने इंटू नहीं लगा के डॉट, तब क्या होता है, उस स्थिति में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, और इसी से एग्जाम में सवाल बनते हैं। कैसे, सुनो मेरी बात। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पहला क्वेश्चन है कि जब बल और विस्थापन, बल व विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य होगा, आपसे पूछ रहा हूं मैं, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य? आंसर दो मुझे। जब बल व विस्थापन दोनों एक दिशा में होते हैं तो कार्य कैसा होगा, मुझे बताओ आंसर। धनात्मक, ऋणात्मक के शून्य, 3 ऑप्शन दे दिए, आंसर दो। कितना समझ में आ रहा है पता चलेगा। जब बल व विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य? चेतन प्रकाश ने लिख दिया मैक्सिमम, बिल्कुल। और बोलो क्या लिख रहे हो? और कमेंट करो जल्दी से। जब बल व विस्थापन 0, संदीप मीना, ऋषिकेश मीना पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 0, धनात्मक पॉजिटिव 0, शिव सिंह मीना पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 0। अब देखो एक 0 वाले आ रहे हैं बीच में, ये 0 वाले क्यों आ रहे हैं मैं बताता हूं। इन्होंने क्या पढ़ा है, इन्होंने कैसे पढ़ा है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने पढ़ा है
कार्य वाला सवाल करते हैं अपन एक बार। इनकी देखो फिजिक्स कैसे चलेगी, जिनकी जीरो आ रही है या ज्यादातर लोगों की ऐसी चलती फिजिक्स, उन्होंने पढ़ रहा है कार्य वाले सवालों में बहुत जगह आंसर जीरो आता है। ठीक है, ये पता नहीं है कैसे जीरो आता है, उनको ये पता है कि कार्य वाले सवाल में जीरो वाला आंसर बहुत आता है। साला तू कुछ भी पूछ, मैंने तो आंसर जीरो ही देना है, बस वो वाला फंडा अपना रखा है। ऐसे थोड़ी चलेगा। अब देखो सोच के देखो, जिसने सोचा कोई दिक्कत नहीं। जब बल मतलब इसका मतलब बल भी इधर लग रहा है और विस्थापन भी इधर होता है एस, तो मुझे बताओ जब दोनों ही एक स्थिति में हो, एक ही जगह जा रहे, तो थीटा का मान क्या आएगा? जीरो आएगा। ध्यान रखो, दोनों चीजें एक दिशा में हो, मैं पहले भी कहा होगा कहीं, तो थीटा का मान क्या आएगा? जीरो। और आपको पता है कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो का मान कितना होता है? एक। इसका मतलब कार्य मैक्सिमम होगा, या आप कहोगे कार्य कैसा होगा? कार्य एक ही दिशा में होगा, तो कार्य लो धनात्मक होता है। अरे बोलो, किसी को दिक्कत थी क्या? बिल्कुल, बात को समझना सीखो दोस्तों। अगर समझ गए ना तो कभी गलती नहीं करोगे। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कार्य में से, वो गए जमाने कार्य का मात्रक जूल होता है, अर्ग होता है, एक जूल में इतने अर्ग होते हैं, सबको पता है। काम की बात यह है, अब वो ऐसे ही पूछता है कि तुम्हारी कितनी तैयारी है। अरे यार, तुम तो सामान में सिर पे रख दूंगा, ठीक है, उठा भी लूंगा, फेंक भी दूंगा, सब कुछ कर लूंगा। तुम मैं अभी तुमसे जितनी बोलूं ना वो बात करो, ठीक है। अभी मैंने ये कहा कि जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक। इसका मतलब कब होगा ऐसा काम? मैं एग्जांपल समझाता हूं। कोई गाड़ी है, उसको मैं खींच रहा हूं, तो कार्य धनात्मक होगा ऋणात्मक? धनात्मक ही होगा। दूसरा, बल भी इधर लगा रहा हूं किसी गाड़ी पर, और गाड़ी खिंच भी, विस्थापन भी एक ही दिशा में हो रही, तो इस स्थिति में कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। क्लियर? बात को समझो। तो मैंने कहा बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य, कोई उदाहरण देके पूछ ले कि मैं एक वस्तु को अपनी ओर खींचता हूं, ठीक है, और दोनों ही एक दिशा में हो तो कार्य कैसा होगा? तो आप क्या होगा? धनात्मक। अभी तो मैं सवाल बताऊंगा बहुत तरीके से। दूसरे और सुनो, दूसरा तरीका, जब एग्जाम में कहे जब बल व विस्थापन तुम क्या करते हो? रटते हो। पहले आप बात को समझो करो। बल व विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, समय हो तो कार्य। अब देख लो, अब मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं डायरेक्ट, दोनों विपरीत दिशा में, बल इधर सॉरी आपने ये कहा, मैं आपको ये बोल रहा हूं, बल इधर लग रहा है और विस्थापित चीज इधर हो रही है, ये समझ लो। दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत दिशा में है, तो कार्य कैसा होगा? तो आप बोलोगे कार्य सर ऋणात्मक होता है। आप पूछोगे सर कैसे होता है? देख लो, जब दो चीजें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो ना, तो कॉस का मान कितना आएगा? 180 आएगा, और कॉस 180 का मान -1 होता है। अगर ये -1 है तो पूरी संख्या माइनस हो गई, तो कार्य कैसा हो गया? ऋणात्मक। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है। कब होता है ऐसा? अरे कब होता है ऐसा? ऐसा तब होता है कि जब कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही हो सड़क पर, और आपने एकदम में ब्रेक लगाया, और ब्रेक आपने पूरी तरीके से लगा दिया, तो ऐसा नहीं है कि जहां ब्रेक लगाया वहीं गाड़ी रुकती है। आप ब्रेक लगाओगे तो आपकी गाड़ी थोड़ा आगे जाके रुकेगी, विस्थापित होगी, आपने टायरों के घिसलने की आपने चीज बन जाएगी, स्पॉट देख लोगे आप। तो विस्थापित उधर हुई, तो घर्षण बल किधर लगा? पीछे की ओर लगा उस वस्तु पर। अभी घर्षण बल पड़ा है, तो सड़क ने पीछे की ओर क्या लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। गाड़ी विस्थापित किधर हुई? आगे की ओर। दोनों चीजें क्या है? विपरीत। तो घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। दिमाग में बैठा लो, घर्षण बल अगर लग रहा है ना, घर्षण बल के विरुद्ध कार्य कभी होगा तो वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और सुनो, 2-3 पूरे पेज हो गए। तीसरा मैं ऊपर लिख दूं क्या? यही लिख दूं, है ना, इधर लिख दूं। जब बल व विस्थापन, ये जो एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है, दो तरह से कैसे आते हैं। जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत हो तो
कार्य कैसा होता है? आप सबको पता है कार्य शून्य होता है। कार्य शून्य होता है या जीरो होता है? सही बात है, बिल्कुल सही, क्योंकि लंबवत होंगे तो थीटा का मान 90 होगा और cos 90 का मान 0 होता है। ये जीरो तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? जीरो। कैसा कब होता है? देख लो, इधर अगर बल लग रहा हो और चीज इधर विस्थापित हो रही है तो कितने का एंगल बना? 90 डिग्री का। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। देखो कैसे, देखो कहीं पीछे जगह होगी, इधर इधर आ जाओ, ठीक है, इधर इधर समझा दूं, इधर की साइड देखो, इधर सुनो। ये कोई वृत्ताकार पथ है, आप अगर मुझे बताओ इस पर कोई आपने एक रस्सी ली और उसको घुमा रहे हो, वो एक परिधि में क्यों घूम रही है? क्योंकि उस पर अंदर की ओर बल लग रहा है, एफ लग रहा है, अभिकेंद्री बल। आपने सुना होगा एफ बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर। जैसे ही ये पत्थर टूटेगा तो ये किधर जाएगी? एक लंबवत जाएगी, हमेशा याद रखना। ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। तो हमेशा याद रखना अभिकेंद्री बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अभिकेंद्री बल क्या होता है? जब कोई चीज आप घुमाते हो या कोई चीज एक वृत्त में चक्कर लगा रही है तो उस पर केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल लगता है, और उससे कभी भी कोई चीज टूट के कहीं से भी गिरे किसी भी जगह तो वो हमेशा क्या जाएगी? लंबवत जाएगी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो हमेशा याद रखना अभिकेंद्री बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? जीरो। क्लियर? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन गया। और सुनो, क्लियर? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, जैसे एक सवाल है, अब तो एक काम करो, मैं आपको इनको लिख ही लो आप, क्योंकि कल मैं डिटेल से इस चीज को आपको समझाऊंगा अच्छी तरह और इसके सवाल बना के समझाऊंगा, तब समझ में आएगा। आज कुछ भी याद नहीं रखना। आप तो एक काम करो, आप इतना सा याद रखो कि कार्य का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। कार्य कैसी राशि है? अदिश। आपको पता चल जाना चाहिए कि कार्य का मात्रक जूल न्यूटन इंटू मीटर भी होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर भी होता है। क्लियर? आपको यह भी पता चल जाना चाहिए कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अर्ग होता है और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। आपको यह भी पता चल जाना चाहिए, अभी तो इतना सा याद रखना कि जब बल और विस्थापन एक दिशा में तो धनात्मक, दोनों विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक, और दोनों जब लंबवत हो तो क्या होता है? शून्य। उसके बाद कल की क्लास में मैं आपको बहुत कुछ कुली वाला क्वेश्चन, कुली वाला भी बता दूं, वो मैं कल आपको आके बताऊंगा। सिर पर बक्सा रखा होता है, चीजों को समझा करो, जल्दी मत किया करो। ये बहुत गलती करते हो दोस्तों आप इनमें, कब कौन सी स्थिति में कार्य होगा नहीं, इसलिए मैं अभी पढ़ा सकता था, मैंने इसलिए रोक लिया, क्योंकि आप बीच आधे अधूरे में ले जाओगे। कल मैं दोनों तीनों तरीके से आपको डिस्कस करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए दोस्तों बहुत है, मेहनत करते रहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट होने पे जिस दिन हो जाए उसी दिन हो सकता है आपका सिलेबस फिजिक्स वाला कंप्लीट, ठीक है ना? बस इतना सा काम है। केमिस्ट्री शाम को चली रही है, वो भी हो जाएगी जल्दी, संडे तक हो जानी चाहिए कंप्लीट। संडे को नहीं होगी तो मंडे तक हो जाएगी, वो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जितना मुझे पढ़ाना है वो मैं पढ़ा के ही जाऊंगा, आप चिंता मत करो। बस इतना सा है कि आप क्या उतनी मेहनत कर रहे हो। आप अपने बुक को उठा के देख लो, केमिस्ट्री में तो सिलेबस को उठा के देख लो, एनसीईआरटी में क्या पूरा सिलेबस, वो बता रहा हूं एक एक चीजें। फिजिक्स में भी बुक में है एनसीईआरटी के सिलेबस से, उससे ज्यादा ही बता रहा हूं आपको, लेकिन सिलेबस के हिसाब से। 10th क्लास में 3 टॉपिक है, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, तीनों कंप्लीट। 9th में ध्वनि है, कंप्लीट है। कार्य, ऊर्जा वगैरह सब ये 9th क्लास के अंदर है। ऊष्मा तो आपको कहीं 7th 8th की क्लास में मिलता है। ऊष्मा लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ऊष्मा भी बताया और डिटेल से आपको एक एक चीज बता रहा हूं। और अगर कोई छोटी मोटी चीजें रह भी जाए दोस्तों तो आप साथ साथ में पढ़ते रहिए, ये बात हमेशा समझिए किसी भी सूरत में, क्योंकि आपको पता है कि कितनी क्लासें आपकी हो गई हैं और आपको लगातार चीज को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आप खुद भी समझा करो कि टीचर आपको कितना कर सकता है, इसलिए खुद अपनी मेहनत पे भी ध्यान दो, ठीक है? मेरे हिसाब से बहुत है। अगले इवनिंग वाले सेशन में शाम को मिलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है? धन्यवाद दोस्तों।